किस इदारे ने सुप्रीम कोर्ट जज की घरेलू तफसीलात को लीक किया और आज उसका एतराफ हो चुका है। कैप्टन सफदर ने बड़ा इल्जाम लगाया कि लंदन जाकर घुटने पकड़े गए मियां नवाज शरीफ साहब के घुटने पकड़ के वापस बुलवाया गया और फिर हरवा दिया गया। वीगो डाले और 10 करोड़ की गाड़ी किसके लिए मंगवाई जा रही है? 30 अरब रोजाना किसे दिए जाएंगे? 88 करोड़ का चेक किसके लिए है? और आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हम उस माशरे के अंदर जी रहे हैं जहां पे अवाम ये समझती है कि उसका इस्तेसाल हो रहा है और हुकूमत ये समझती है कि हम तो अवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अवाम ये समझते हैं कि बिजली के बिल हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं और हुकूमत ये समझती है कि ये देरपा इकदाम के तहत किए जा रहे हैं ताकि मुल्क के अंदर बेहतरी आ सके। लेकिन सबसे पहली बात का आगाज करते हैं जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने न्यूयॉर्क बार की तकरीब से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा, जी मैंने टेलीविजन चैनल के ऊपर एक खबर को देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका। अदम एतमाद का माहौल बनाया गया जैसे मार्शल लॉ लगने वाला है और मैं ये चाहता हूं कि जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि काश अदालतें जो हैं वो 5 जुलाई को भी खुली होती जब जनरल ज़ियाउल हक ने मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया था। फिर वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं और वो कहते हैं कि काश अदालतें 12 अक्टूबर 1999 को भी खुली होती जब मुशर्रफ ने मुंतखब वज़ीर आज़म को बाहर फेंका था। किसी ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने की कोशिश की होती तो यह इम्तिहान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का होता कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी होती है या नहीं होती। अतर मिनल्ला साहब ने दोनों के हुकूक की बातें की, लेकिन उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किन्होंने किया ये उनको मालूम होना चाहिए। अतर मिनल्ला साहब कहते हैं, मैंने एक नोट लिखा, जब मैंने नोट लिखा तो मेरे 2 बेटों का पर्सनल डेटा जो है वो सोशल मीडिया पे डाल दिया गया। वो डेटा एक सरकारी इदारे से हासिल किया गया था। मेरी बीवी जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, हमला किया गया। ये एक जज की आजमाइश होती है और ये जजेस की आजादी का टेस्ट होता है। यानी आज एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज वो खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि मेरी बीवी की इंफॉर्मेशन और उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना के वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दी गई। तो ये हुकूमत के लिए भी सवालिया निशान है कि सुप्रीम कोर्ट का जज खड़ा होकर अगर ये बात करता है तो देखिए कि हुकूमत किस जगह पे खड़ी है। उन्होंने कहा कि मुझे एक जज को मनाने के लिए 2 साल और एक को मनाने के लिए 3 साल लग गए थे। उन जजेस पे किसी को एतराज नहीं था, निजाम उनसे खौफजदा था और हत्ता के वजीर आजम भी उन जजेस की तायुनाती की मजामत करने वालों में शामिल हो गए थे। फिर हवाला देते हैं 9 मार्च 2008 का। वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को जब आर्मी हाउस में नजरबंद किया गया था तो मेरे साथी जस्टिस याहिया अफरीदी के मशवरे पर हमने हब्से बेजा की दरखास्त दायर करने का फैसला किया। यानी यहां पे मालूम पड़ता है कि इनकी बॉन्डिंग कितनी मजबूत है। याहिया अफरीदी साहब, अतर मिनल्ला साहब, वो कहते हैं कि उस वक्त हमारे वकील जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे और रजिस्ट्रार ने 12 इतराजात उस पर लगा दिए थे, वो दरखास्त कभी नहीं लगी थी। तमाम जजेस को यह मालूम था कि उनके चीफ जस्टिस घर में नजरबंद है, मगर किसी ने भी वो दरखास्त नहीं सुनी थी। यानी वो माजी में भी जजेस के रवैये के ऊपर उन्होंने बात की कि किस तरीके से वो दबे हुए थे। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने मजीद कहा कि जो लोग 2022 तक मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे वो अचानक तब्दील हो गए। आज प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन्होंने उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फायदा उठाया था। यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे कि प्रोपेगेंडा करती थी, हक में हो गई, नून लीग मुखालिफ हो गई जिन्होंने रिलीफ लिया था और उस वक्त उन्हें मुल्क की कोई हाई कोर्ट रिलीफ नहीं दे रही थी। ये जज का असल इम्तिहान होता है कि जिससे जज और अदालत के ऊपर अवाम का एतमाद बढ़ता है। तनकीद से जज को खौफजदा नहीं होना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस न्यूयॉर्क बार की तकरीब से खिताब करे और वो ये कहे कि इस वक्त हुकूमत के अंदर मेरे मुखालिफ लोग हैं, तो हुकूमत के लिए क्या यह परेशानी की बात नहीं है? उसके लिए यह नदामत की बात नहीं है? उसके लिए सोच विचार की बात नहीं है कि वो सोचे कि मुल्क की सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस वो खड़ा होकर यह बात करे कि मुल्क के अंदर मेरे मुखालिफ लोग हैं और वो लोग हैं जिन्हें माजी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने ही रिलीफ दिया था जब कोई और हाई कोर्ट उन्हें रिलीफ नहीं दे रही थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए वारे न्यारे कि वो तनकीद करे। आज मरीम औरंगजेब साहिबा ने भी आके तनकीद कर ली, दिल भर गया होगा। उससे पहले मरीम नवाज साहिबा भी कर चुकी हैं, बाकी बहुत सारे लोग भी तनकीद कर रहे हैं। तमाम जजेस को पॉलिटिसाइज कर दें, पीछे बच क्या गया? कोई भी जज ना रहने दें, तमाम के खिलाफ कोई ना कोई, या आप उठे या पीटीआई उठे, तमाम जजेस को ही रगेद डालें। दिलचस्प बात यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ पहले हुई, फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ, फिर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ हुआ, फिर जस्टिस अरबाब ताहर के खिलाफ हुआ, अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ भी हो गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त दायर। यूं सिर्फ 3 जज ऐसे बचे हैं
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस सुमन रिफत, ये 3 हाईकोर्ट के जजेस बाकी हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में अभी तक कोई दरखास्त दायर नहीं हुई और अनकरीब इनके खिलाफ भी हो जाएगी। 2-4 केसेस इनके पास लगवाएं जरा, 2-4 केसेस इनके पास लगेंगे, ये उसमें कोई इजाफी नोट लिखेंगे, इनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर हो जाएंगे, या 2-4 जमानतें ये ना दें तो कोई और आके रेफरेंस दायर कर देगा। यानी आप पाकिस्तान के तमाम तर जजेस जो है ना उनको पॉलिटिसाइज करते हैं। हुकूमत खुद तो पॉलिटिसाइज है ही। पोलराइजेशन इस हद तक हो चुकी है कि हमें यह मालूम नहीं पड़ता किसके हक में बोलना है, किसके मुखालिफ बोलना है। इसके हक में बोलेंगे तो इसके मुखालिफ हो जाएगा, उसके हक में बोलेंगे तो इसके मुखालिफ हो जाएगा। यानी हम बैलेंस बोलेंगे तो हमें यह कहा जाएगा कि तुम दोगले हो। हम किधर को जाएंगे? यहां पे एक तरफ आप पॉलिसी कुछ और रखते हैं, दूसरी तरफ कुछ और रखते हैं। कैप्टन सफदर साहब वो ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने लंदन जाके नवाज शरीफ के घुटने पकड़े थे, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने, कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाए, इमरान खान के हाथों पाकिस्तान तबाह हो रहा है। फिर इन कुव्वतों ने प्लानिंग की और नवाज शरीफ जो है वो चौथी बार वजीर आजम नहीं बने। फिर 5 बजे ऐलान कर दिया गया कि नवाज शरीफ मानसेहरा से इलेक्शन हार गए। खुदा का नाम लें, आपकी हुकूमत है, आप दूसरों पे इल्जाम धरते हैं कि वो इदारों में तफरीक डालने की बातें करते हैं, आप दूसरों को कहते हैं ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, आप दूसरों पे इल्जाम धरते हैं। क्या ये इल्जाम नहीं है? अदलिया के बारे में बात करें, क्या वो इल्जाम नहीं है? यानी यहां पे आप अपने मफाद की खातिर बातें करते हैं। फिर आपकी ये मंतिक और मसलहत की बुनियाद पे ये स्टेटमेंट रद्द होती है। हुकूमत आपकी है, वजीर आजम आपकी जमात के हैं। अगर हरवा भी दिया गया था नवाज शरीफ को, तो नवाज शरीफ के ऊपर तो यह भी इल्जाम है कि लाहौर से उन्हें जितवाया गया। वजीर आजम फिर क्यों ना बने? एक ही निशस्त हारी ना, दूसरी निशस्त तो जीती हुई थी, क्यों नहीं बने? तो इल्जामात लगाने की सियासत है, कोई और लगा रहा है, आप भी लगाते रहे, आपको भी छूट है। दूसरी तरफ अवाम के ऊपर जो है वो बिजली के बिल मुसल्लत किए जा रहे हैं। कहा यह जाता था कि किसी किस्म की अदायगी नहीं की जाती अगर वहां से कोई नहीं बन रहा होता पावर प्लांट से कुछ, और कोई कैपेसिटी पेमेंट कोई बगास को की गई है, तो यह सरासर गलत है। बगास किसकी है? पावर प्लांट कंपनी, जरा उसका अंदाजा लगा लें, सर्च कर लें बगास किसकी है। नेपरा की 2023 की सरकारी रिपोर्ट के दादुशुमार ये बताते हैं कि बगास आईपीपीज को गुज़श्ता 5 सालों में कैपेसिटी चार्जेस की मद में 1900 करोड़ रुपए की अदायगियां हुई हैं। बगास आईपीपीज को 2019 में 135 करोड़, 2020 में 228 करोड़, 21 में 562 करोड़ रुपए अदायगी की गई और 2023 में 522 करोड़ कैपेसिटी पेमेंट्स दी गई हैं। और उसकी जो तौजीहात बयान की जाती है उसको डिफेंड जो किया जाता है, जी देखें, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो मुल्क के अंदर लोड शेडिंग थी, हमें मसाइल का सामना था, दुनिया ने हमारे ऊपर जब एतबार करना था तो जाहिर बात है यहां पे अपने जो है वो खांचा लगाते हैं तो बाहर वाले जो हैं वो नहीं लगाएंगे। तो उन्होंने हमारे मजबूरी की हालत में हमसे एग्रीमेंट करवा लिए। और हम जब अब देखते हैं कि उनका एक यूनिट जो है वो हमें 37 रुपए का पड़ेगा और दूसरे से एक यूनिट जो है वो 20 रुपए का पड़ेगा, तो वो 15 रुपए का जो फर्क है वो अगर कैपेसिटी चार्जेस की मद में दे दें तो जहां पे 3 अरब रुपया देना है वहां पे 1 अरब रुपया अगर देना पड़े तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। यानी ये तौजीहात बयान की जाती हैं उसकी। लेकिन यहां पे एक घर में 30,000 का बिल आ जाने पर भाई भाई का गला काट रहा है, मर रहे हैं लोग, गली के अंदर लाके उसको मार रहा है वो, और मां बैन कर रही है हुकूमत पंजाब के खिलाफ कि तुम लोगों ने इतने बिल भेज दिए जिसकी वजह से हमारे घर की हालत ये हो गई। अभी तो बिल जो आ रहे हैं, लोग जो है वो एक दूसरे के दर पे हुए बैठे कि क्या करेंगे। मौजूदा सूरत हाल में हमें यह कहा जाता है कि आप जो है वो मुश्किल वक्त से गुजरे, लेकिन स्पीकर के लिए 10 करोड़ की गाड़ी की डिमांड आएगी, उनके लिए 2 वीगो डाले की डिमांड आएगी सिक्योरिटी के लिए कि ये 3 करोड़ के मंगवाने हैं। डेप्यूटी स्पीकर के लिए नई गाड़ी की डिमांड आएगी, सेक्रेटरी असेंबली के लिए नई गाड़ी की डिमांड आएगी। लोग जो अपनी गाड़ियां घरों में रखे बैठे हैं उनके पास पेट्रोल पर डलवाने की भी सलाहियत नहीं है, इस्तात नहीं है कि वो उसमें पेट्रोल डलवा सकें। और हमारे यहां पे हमें यह मालूम पड़ता है कि साउथ पंजाब के आपने 30 प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो पाकिस्तान दौरे हुकूमत के थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौरे हुकूमत के थे, और आपने बंद कर दिए हैं जी इनके ऊपर जो है वो ज्यादा खर्च नहीं किया जा सकता, हम किफायत शारी की पॉलिसी के ऊपर गामजन है। 70% उनका काम मुकम्मल हो गया, 30% बाकी है। लेकिन आपके इस फैसले की वजह से मुस्तकबिल में जाके काम शुरू होगा तो पता ये चलेगा वो जो दीवारें खड़ी की गई थी खस्ता हाल हो गई हैं, उसकी भी दोबारा मुरम्मत करनी है और अब नई लागत लगाई जाएगी और नए तखमीने लगाए जाएंगे, उसके ऊपर मजीद खर्च किया जाएगा। हमारा वो मुल्क है कि जिस मुल्क के अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसको इस वक्त ये सोच रहे हैं सफेद हाथी है और इस सफेद हाथी का खात्मा करना है, वो सफेद हाथी ऐसा है उसका खात्मा भी नहीं हो रहा, और उधर एक एयरक्राफ्ट के लिए 29 टोटल एयरक्राफ्ट हमारे पास मौजूद है।
अगर आप देखें उनके पास एमिरेट्स के पास, तो एमिरेट्स के पास 269 है, दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होती है वो। और उनके एम्प्लॉयज कितने हैं? 62,000 के करीब। एक एक तैयारे के लिए उनके बंदे कितने हैं? 231। और हमारे 29 तैयारे हैं माशाल्लाह। 14,500 हमारा अमला है, और 14,500 अमले में से एक एक एयरक्राफ्ट, हमारे एयरक्राफ्ट बड़े नाजुक से हैं, उनकी बड़ी देखभाल करनी पड़ती है। दुनिया की बेहतरीन जदीद एयरलाइंस के अंदर हम शुमार होते हैं। एक एक एयरक्राफ्ट पे हमने 500-500 बंदा लगाया हुआ है। वो बंदे ही कम कर लो यार, आप बंदे कम करके चला के देख लें। लेकिन नहीं, बेचनी, मॉडल नहीं तब्दील करना, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी। फिर यह कहा जाता है, आपके अपने इदादोशुमारी ये कहते हैं कि 30 अरब रुपया आपको रोजाना की बुनियाद पे विफाक को चाहिए खर्चे के लिए। 10 दिनों का कितना हुआ? 300 अरब। 20 दिनों का 600 अरब, और एक महीने का 900 अरब। तो 10,800 अरब रुपया आपको एक साल के लिए चाहिए। फिर 3 सालों से उसको आप जरब दे दें तो ये 33,000 अरब के करीब आपका खर्चा बनता है, जो आपको 3 सालों के लिए चाहिए। और आपने 3 साल का ही मॉडल बनाया हुआ। फिर आप ये कहेंगे मुस्तकबिल में जाके, देखें जी वो तो डॉलर की कीमत बढ़ गई है, हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, तेल की कीमत बढ़ गई है, हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, तो वो मजीद हमें कर्जा चाहिए। कर्जों के बोझ में अवाम को जो है मुसल्लत करते रहेंगे, उसको दबाते रहेंगे। लेकिन ऐवान सदर की तज़ीनो आराइश के लिए 90 करोड़ रुपया मंजूर होता रहेगा। पंजाब हाउस की तज़ीनो आराइश के लिए 89 करोड़ रुपया मंजूर होता रहेगा। अपनी बंदों को नवाजने के लिए गाड़ियां दी जाती रहेंगी, और अवाम को चूरन बेचा जाता रहेगा। ले जी, हम वजारतें कम कर रहे हैं, हम वज़रा कम कर रहे हैं, हम किफायत शारी की पॉलिसी के ऊपर जा रहे हैं। अदालतें जो हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला क्या दिया? जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, वो क्या फैसला देती हैं कि 1 अरब रुपए के नए आलात मंगवाने के लिए तजवीज दी जाती है कि जो ऑनलाइन अदालतें हैं बराह रास्त जहां पे किसी को लिया जा सकता है, तो उसके लिए नए आलात मंगवाने हैं, तो मजबूरी तौर पे 1 अरब रुपए की जरूरत। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने कहा कि जो पहले आके पेश होते हैं ऑनलाइन, वो कंप्यूटर के जरिए ही होते हैं। तो वो कंप्यूटर पे पहले जो पेश हो रहे हैं वो किस तरीके कार के तहत होने? बताया जी अब नई जदीद डिवाइस मिलेगी। उन्होंने कहा जी जो खाते से चलता है ना वो चला ही जाओ, जदीद डिवाइसों के तुम भूखे कि जदीद डिवाइस आएगी तो फिर ही मुल्ज़म अदालत में पेश हो सकते हैं, इसी तरीके से चलाओ। 1 अरब बचाया उन्होंने, लेकिन उनके बचाने का फायदा क्या? 3 अरब इन्होंने कहीं और खंगाल देना। मौजें लगी हुई हैं। हुकूमत जो है अवाम को बताई जा रही है हम आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कितनी की बेहतरी रह जाएगी अवाम की? अवाम तो मसाइलिस्तान के अंदर इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं, और आपके हक में जो बोलते थे, जिनकी तारीफें आप बाकायदा तौर पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते थे, सिर्फ दूसरे साफियों को बताने के लिए कि देखो ये जो लिखता है इस तरह का लिखना चाहिए, उन्हीं को FIA का नोटिस दिलवाया हुआ है आपने। तो फिर सवाल ये बनता है कि कौन अपने मोहसिनों के पीछे है, कौन मशवराकारों के पीछे है, कौन फिर एक दूसरे को रगेदने के दर पे है? ये बता दें। मुल्क अगर इसी तरीके से आपकी ईमा के अंदर और आपकी मंतिक के अंदर चल सकता है तो चला लें, लेकिन फिर मैं वो बात करता हूं, इस तरीके से तो घर नहीं चल सकता, मोहल्ले की कोई दुकान नहीं चल सकती, जिस तरीके से आप सूबे और मुल्क को चलाने की कोशिश कर। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।